राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय को हमने माँ की उपाधि दी है, माँ की संज्ञा दी है। उसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। सबसे पहले तो यही है कि गाय की स्वयं उपस्थिति हमारी मानसिक विचारधारा में परिवर्तन करती है। यदि ये मानसिक रूप से चिंतित हैं, परेशान हैं, मानसिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, विचलित हैं, तो उस धारणा से बाहर निकालने में गाय की उपस्थिति बहुत गहरा प्रभाव डालती है। हम मानसिक तनाव से बाहर आ जाते हैं। फिर गाय के जो दिव्य हैं, जो पदार्थ हैं, वो तो बहुत अद्भुत हैं। दूध की उपयोगिता हम सब जानते हैं, घी की उपयोगिता हम सब जानते हैं, और गाय जो जो दही से छाछ बनाते हैं, उसकी उपयोगिता के सामने तो अभी तक कोई पदार्थ ही नहीं हुआ। हम हम बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का गुणगान करते रहे, लेकिन जिस जिस नुकसान को एंटीबायोटिक दवाओं ने पैदा किया, अब उससे बचने के लिए फिर हम छाछ का प्रयोग करने लगे हैं। और उसी छाछ से हमने प्रीबायोटिक जैसे अलग की हैं। ये प्रीबायोटिक आजकल बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं। लोग स्वस्थ रहने के लिए, अपने पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, अपने शरीर में पुनः शक्ति भरने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए ऐसे सैकड़ों सैकड़ों कार्यों के लिए प्रीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। अब टैबलेट्स के रूप में मिल रहा है, पाउडर्स के रूप में मिल रहा है, अभी सिरप के रूप में भी प्रोबायोटिक्स आ गया है। लेकिन बात तो ये सिर्फ इन्हीं पदार्थों तक सीमित नहीं रहती। गाय के जो ऐसे जो पदार्थ जिन्हें हम ज़्यादा महत्व नहीं देते रहे, भारत में तो फिर भी इसका कुछ महत्व रहा, पूरी दुनिया ने कभी इनको महत्व नहीं दिया। वो दो पदार्थ, इसको कहते हैं गाय का मूत्र, गाय का गोबर, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बात मैं गाय के गोबर की करूं, तो गाय के गोबर में तो ऐसे हजारों रसायन उपस्थित रहते हैं जो आज हमारे मनुष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण भरने वाले हैं। उनके माध्यम से हम सैकड़ों तरह की वस्तुएं बना सकते हैं, या फिर उनके इस्तेमाल से अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो गाय के गोबर में ऐसे सैकड़ों रसायन विद्यमान रहते हैं, या फिर कहें उसमें ऐसे सैकड़ों जीवाणु विद्यमान रहते हैं, एंजाइम विद्यमान रहते हैं, या फिर ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं। तो गाय के गोबर को यदि हम लें तो उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग उसका ठोस भाग है, जिसमें सेलुलोज आ जाता है। ये सेलुलोज उसी चीज़ से बनता है जिसको हम घास कहते हैं, जिसको हम भूसा कहते हैं, क्योंकि गाय का आहार भी तो यही है। हम जो खाते हैं उसका जो व्यर्थ भाग है वो गाय खाती है। हम 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 अनाज का दाना खाते हैं तो गाय अनाज का भूसा खाती है। हम फल का गूदा खाते हैं तो फल के छिलके कौन खाता है? ऐसे पशु खाते हैं, उसमें गाय माता का भी शेयर है। तो हम बेस्ट खाते हैं, और गौ माता हमारी व्यर्थ खाती है, वेस्ट खाती है। तो जो उस वेस्ट को भी उसको अमृत बनाने का, महत्वपूर्ण बनाने की अद्भुत क्षमता, इसीलिए हमने गौ माता कहा है। गौ माता के और भी बहुत सारे कारण हैं। तो मैं बात करूंगा यदि गाय के गोबर की, तो गाय के गोबर में ऐसे व्यर्थ पदार्थों से एक महत्वपूर्ण बनाने की अद्भुत क्षमता रहती है, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया के अंदर उस गोबर में, उस वेस्ट भाग में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व मिल जाते हैं जो बाहर आकर भी अपनी उस विशेषता को दिखाते रहते हैं। इसलिए जैसे गाय का गोबर गाय के शरीर से बाहर आता है, एक नई प्रक्रिया में ढलना शुरू कर देता है। तो गाय के गोबर में ऐसे गुण रहते हैं कि वो दूसरे पदार्थों को डिकम्पोज करते, दूसरे पदार्थों को गलाने का कार्य करते, या फिर किसी दुर्गंध को समाप्त करते, कीड़े मकोड़ों की निष्क्रिय बना दें, या फिर उसका प्रयोग यदि खेतों में किया जाए तो वे खाद का प्रयोग करें, या फिर उसका लेपन कर दिया जाए तो लेपन से सुरक्षा परत बना दें, और ऐसी सुरक्षा प्रदान करा दे कि जिसमें जो रेडिएशन है उसका असर ना हो। इसलिए ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि गाय के गोबर के अंदर ऐसे रसायन रहते हैं जो रेडियो एक्टिविटेशन से बचाने में हमारी मदद करते हैं। रेडियो एक्टिविटेशन का खतरा तब आता है जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है, जब न्यूक्लियर बम चलते हैं। वैसे ऐसी संभावना कम है, क्योंकि ऐसे न्यूक्लियर बम तो जापान में आज से 70 साल पहले चल चुके। वहाँ का उसकी भयंकरता आज भी वहाँ के लोग भोग रहे हैं। लेकिन उससे बचने के लिए गाय माता के गोबर में ऐसी दिव्य क्षमता है। यदि इसी गाय के गोबर का प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं, खेतों में करते हैं, तो वहाँ अमृत बरसाती है, वहाँ सोना की बारिश करती है। क्योंकि किसी भी तरह की भूमि हो, चाहे वो क्यारी हो, अम्लीय हो, चाहे ठंडी क्षेत्र की हो या सूखे क्षेत्र की हो, पानी की कमी हो या पानी से भरी हो, उपजाऊ हो या ऊसर हो,
हर भूमि पर, हर वातावरण में, हर मौसम में गाय का गोबर प्रभावी है और वो अपना प्रभाव दिखाता है। हर तरह की भूमि को वो उपजाऊपन दे देता है, हर तरह की भूमि में फसल लहराने का कार्य कर देता है। और इसी गोबर के अंदर न केवल न्यूट्रिशन प्रदान करने की क्षमता रहती है, बल्कि तमाम तरह के संक्रामक रोग हैं, बीमारियां हैं जो पौधों को, फसलों को लगती हैं, सताती हैं, उनसे फसलों को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता भी रहती है, क्योंकि उस गोबर में बहुत कुछ है। अभी तक उस गाय के गोबर में 150 से ज़्यादा ऐसे उपयोगी जीवाणुओं का पता चल चुका है। करीब 60 से ज़्यादा ऐसे रसायनों का पता चल जाए जो अपने गुणों के कारण विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन रसायनों में औषधीय गुण भी हैं, सुरक्षात्मक गुण भी हैं, हमें शक्ति प्रदान करने की भी क्षमता है। या फिर प्रसव पीड़ा से यदि किसी स्त्री को पीड़ा हो रही है, किसी प्रसूता स्त्री का प्रसव सामान्य प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें पर्याप्त विलम्ब हो रहा है, तो भी गाय माता के गोबर का रस उसको सेवन करा देने से उसकी प्रसव प्रक्रिया सहजता संपन्न हो जाती है। स्वस्थ बच्चा सहजता से बाहर आ जाता है और आता ही नहीं, जच्चा और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। या फिर उस गाय के गोबर के रस से जो प्रसव के दौरान जो बहुत सारे व्यर्थ पदार्थ स्त्री के शरीर से निकलने वाले होते हैं, जिन्हें विलम्ब लगता है, वो भी सहजता से बाहर आ जाते हैं। तो उसमें बहुत अद्भुत क्षमता है। उनके गुणों की हम गिनती नहीं कर सकते। हाँ, कितनी जानकारी है वो हमारे विवेक पर निर्भर करती है। तो यदि उसी गोबर को, उसी व्यर्थ गोबर को हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो खाद के रूप में उपयोगी है, क्योंकि उसमें हर तरह के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। पोषक तत्व विद्यमान ही रहते, पोषक तत्वों के साथ ऐसे उपयोगी जीवाणु और रसायन एंजाइम भी विद्यमान रहते हैं जो भूमि में जाकर उनको ज़्यादा एक्टिव बना देते हैं, ज़्यादा प्रयोगिक बना देते हैं। वो रसायनों की तरह वहाँ पड़े नहीं रहते, व्यर्थ नहीं जाते, वो सहजता से मिट्टी में मिलकर ह्यूमस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यदि गाय के गोबर को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अच्छी फसल मिलती है। फसल ही नहीं मिलती, बीजों का अंकुरण बहुत अच्छे से हो जाता है, पौधों की जो विकास प्रक्रिया सहजता से आगे बढ़ती है, झाड़ अच्छे बनते हैं, समय पर फूल आते हैं, फूलों का पॉलिनेशन, पराग प्रक्रिया सहजता से हो जाती है और उसके बाद स्वस्थ और पर्याप्त सक्षम प्राकृतिक फल और सीडों की उत्पत्ति होती है। बीज लगते हैं, बालियाँ आती हैं, उनमें किसी तरह के रोग नहीं लगते। और इसके कारण एक जो फल कम मात्रा में, एक पेड़ जो कम मात्रा में फल देता था या जिस फसल पर कम मात्रा में बीज आते थे, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जिस प्रयोग है इन पर आज जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों को देखकर आज के आधुनिक विशेषज्ञ बहुत आश्चर्यचकित हैं, कि उन्हें सैकड़ों साल तक कई तरह के रसायन आधारित खादों का प्रयोग कर करके देख लिया। उससे उन्होंने फसलों की झाड़ तो बड़ी कर दी, फसलों की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा ली, लेकिन जो गुण गाय के गोबर के माध्यम से हमारे फसलों में, हमारे फलों में, साग सब्जियों में विकसित होता है, उसके सामने ये रसायन आधारित खाद 10% भी नहीं है, क्योंकि इनमें अद्भुत क्षमता है। ये जो रसायन आधारित खाद हैं उनमें तो या तो नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है या पोटाशियम रहता है, दूसरे मिनरल्स के लिए, दूसरे खनिज तत्वों के लिए तो हमें माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स मिलाने पड़ते हैं, लेकिन गाय के गोबर में तो सब पहले से ही रहता है। और इनके अलावा ऐसे सक्रिय रसायन रहते हैं, एंजाइम रहते हैं जो उनको उपयोगी बनाते हैं। इसलिए गाय के गोबर के जो पोषक तत्व में सहजता से पर्याप्त मात्रा में फसलों को प्राप्त होते हैं, जबकि रासायनिक खाद के रूप में जिन चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं उनकी फसलों में उपयोगिता मात्र 20-22% के आसपास रहती है। 80% से ज़्यादा तो वो व्यर्थ चले जाते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं या फिर सिंचाई के पानी के साथ वो जल स्रोतों में चले जाते हैं। अब तो एक समस्या और भी आ रही है। समस्या ये है कि जितना हम रसायन आधारित खादों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे भूमिगत जल स्रोत भी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये किसी तालाब में, किसी पोखर में, किसी नाले में पहुंच जाते हैं, वहाँ से हमारे भूमिगत स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं, उनको प्रदूषित करते हैं और उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, दूसरे जीव जंतुओं को भोगना पड़ता है या फिर हमारे बच्चों के सामने आता है। क्योंकि उन भूमिगत स्रोत जल का प्रयोग हम न केवल एरीगेशन सिंचाई में करते हैं बल्कि अपने लिए भी करते हैं, चाहे भोजन बनाने के लिए, स्नान के लिए या पीने के लिए। तो उसके माध्यम से यही जो रसायन आधारित खाद की जो रसायन हैं वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उसको लेकर भी परेशान। लेकिन ये सारी समस्याएं गाय के गोबर से नहीं आती हैं।
गाय के गोबर की खाद जो प्रयोग करते हैं उससे तो हमारी जो मिट्टी है, हमारे खेत की जो मृदा है वो ज़्यादा ताकतवर बनती है, सक्षम बनती है, प्राकृतिक बनती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है, उसमें उपजाऊपन काफ़ी समय तक टिका रहता है और वो जो भूमि है उसकी ह्यूमसता, उसकी पानी को ग्रहण करने की क्षमता यथावत रहती है। तो इन सब के कारण गाय की बहुत उपयोगिता है। फिर यदि हम गाय के मूत्र की बात करें तो उसकी अपनी विशिष्टता है, उनकी अपनी उपयोगिता है।